हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम कंपनी लॉ के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एलएलबी के सेमेस्टर एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। आज की इस क्लास में हम कंपनी का डेफिनेशन क्या है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। कंपनी वर्ड का लैटिन वर्ड कम प्लस पेनिस है, जहाँ पे कम का मतलब होता है साथ साथ और पेनिस का मतलब है रोटी। तो कंपनी वर्ड दो टर्म से मिलकर बना हुआ है लैटिन टर्म के कम प्लस पेनिस से, जहाँ पे कम का मतलब है साथ साथ और पेनिस का मतलब है रोटी। प्रारंभ में कंपनी शब्द का आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से था जो भोजन के लिए एकत्रित हुए हों। शब्द कंपनी अत्यंत प्रचलित एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाना पहचाना शब्द है। सामान्यतः इसका अर्थ किसी प्रयोजन विशेष के लिए संयोजित व्यक्तियों के समुदाय से लिया जाता है। जब अनेक व्यक्ति मिलकर किसी कारोबार या व्यवसाय को चलाने का अनुबंध करते हैं तो ऐसे जनसाधारण द्वारा ऐसे समूह को कंपनी समझ लिया जाता है। विधिक दृष्टि से इसकी परिभाषा कुछ भिन्न हो सकती है। चलिए कंपनी का डेफिनेशन यानी परिभाषा देखते हैं। कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, कंपनी मीन्स a company incorporated under this act or rule under any previous company law। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 का सब सेक्शन 20 के अनुसार कंपनी से इस अधिनियम के अधीन या पूर्व कंपनी के विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है। लेकिन यह परिभाषा न तो पूर्ण है और न ही संतोषजनक है, क्योंकि इससे कंपनी के वास्तविक अर्थ एवं स्वरूप का बोध नहीं होता है। कंपनी के अर्थ को आत्मसात करने के लिए यहाँ विभिन्न विधिवेत्ताओं ने परिभाषित किए हैं। चलिए देखते हैं। जस्टिस लिंडले जे के अनुसार कंपनी ऐसे अनेक व्यक्तियों का एक संघ या समुदाय है, एक संघ या समुदाय है जो एक संयुक्त कोष में अपने धन या धन के बराबर किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं और किसी सामान्य उद्देश्य या प्रयोजन के लिए इसका उपयोग करते हैं। कंपनी इज एन एसोसिएशन of many persons who contribute money or money worth to a common stock and employ it for a common purpose। According to Justice Marshall J, company is a person, artificial individual, and intangible and existing only in the eye of law, being a more creation of law, it possesses only those properties which the charter of this creator। मार्शल जे के अनुसार कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त और एक कृत्रिम व्यक्ति है
जिसका अस्तित्व केवल विधिक दृष्टि में है। विधि द्वारा सृजित होने के कारण इसकी वे ही विशेषताएं हैं जो उसे उत्पन्न करने वाले अधिकार पत्र द्वारा प्रदत्त की जाती है। हल्सबरी के अनुसार कंपनी से अभिप्राय एक विशिष्ट नामकरण के अधीन अनेक व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक निकाय के रूप में संगठित हो गए हैं, जिन्हें एक कृत्रिम स्वरूप में शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त है और जिसे विधि की नीति द्वारा अनेक अर्थों में विशेष रूप से संपत्ति को ग्रहण करने और स्वीकार करने के संबंध में, संविदा के आभारों के संबंध में और वादकरण के संबंध में विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का उपयोग करने के संबंध में उस समूह के संस्थान के प्रारूप के अनुसार अधिक या कम विस्तार तक विविध प्रकार के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने अथवा उसके सृजन के समय या उसके अस्तित्व आने के पश्चात किसी भी समय जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं उनका प्रयोग करने के संबंध में एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान की गई है। डॉक्टर स्प्रिंगल के शब्दों में निगम राज्य की एक सृजना है जिसका अस्तित्व उन व्यक्तियों से अलग होता है जो उसकी पूंजी अथवा अन्य प्रतिभूतियों के स्वामी होते हैं। द कॉर्पोरेशन इज द क्रिएशन ऑफ स्टेट एंड possesses an entity separate and distinct from the person owning its stock or twins order secretary। जस्टिस बकले जे के अनुसार शब्द कंपनी में दो बातें निहित हैं। पहला, कंपनी रूपी संघ या समुदाय के सदस्य इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि उसे फर्म या भागीदारी नहीं कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है, इसके सदस्य या सदस्यों के हित या हितों के अंतरण के लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। हेने के अनुसार जॉइंट स्टॉक कंपनी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी अंतरणीय अंशों से विभक्त होती है तथा जिसके स्वामित्व के लिए सहायक या आवश्यक हैं। एम शाह के अनुसार कंपनी शब्द से आशय सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित अनेक व्यक्तियों के एक संघ से है। इसमें दो महत्वपूर्ण तत्व समाविष्ट हैं। पहला, संघ के सदस्य इतने अधिक होते हैं कि उसे सही अर्थ में फर्म या भागीदारी नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, प्रत्येक सदस्य संघ में अपने हित को अन्य सदस्यों की सहमति के बिना अंतरित कर सकता है। ऐसे संघ को विधि के अंतर्गत निगमित कहा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप यह एक निगमित संस्था हो सकती है। उसकी एक सामान्य मुहर या सील होती है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष
सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष यह है कि कंपनी अनेक व्यक्तियों का एक ऐसा स्वैच्छिक संघ या समुदाय है जिसका सृजन किसी विशिष्ट उद्देश्य या प्रयोजन के लिए किया जाता है तथा इसके प्रत्येक सदस्य द्वारा सामान्य कोष में धन या धन के समरूप अन्य संपत्ति का अंशदान किया जाता है। विधि की दृष्टि में यह एक कृत्रिम व्यक्ति या निकाय है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति या निकाय है। नेक्स्ट, कंपनी के विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं को देखेंगे। कंपनी की विभिन्न विशेषताएं हैं। स्वैच्छिक संघ, स्वैच्छिक संघ इसकी पहली विशेषता है, जिसे इंग्लिश में वॉलेंट्री एसोसिएशंस कहते हैं। सेकंड, स्वतंत्र विधिक अस्तित्व, स्वतंत्र विधिक अस्तित्व। स्वतंत्र विधिक अस्तित्व को इंग्लिश में इंडिपेंडेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं। तीसरा कंपनी का कैरेक्टर या विशेषता है शाश्वत उत्तराधिकार, शाश्वत उत्तराधिकार। एंड नेक्स्ट, सामान्य मुहर, जिसे इंग्लिश में कॉमन सील कहते हैं। नेक्स्ट, परिसीमित दायित्व, परिसीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटीज। नेक्स्ट है अंश का अंतरणीय, ट्रांसफरेबल होना। चलिए इनको डीप में देखते हैं इन सबको। पहला है वॉलेंट्री एसोसिएशंस, जिसे स्वैच्छिक संघ कहते हैं हिंदी में। कंपनी की पहली विशेषता है इसका एक स्वैच्छिक संघ या समुदाय होना है। इसका सृजन संविदा के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सहमति से सम्मिलित होते हैं। कंपनी का साथ बनने की किसी पे बाध्यता नहीं है। कंपनी की पहली विशेषता इसका एक स्वैच्छिक संघ का होना या समुदाय का होना है। इसका सृजन संविदा के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सहमति से सम्मिलित होते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनने की किसी पे बाध्यता नहीं होती है। दूसरा है इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, इंडिपेंडेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र विधिक अस्तित्व, स्वतंत्र विधिक अस्तित्व। यह कंपनी की दूसरी विशेषता है। कंपनी की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वतंत्र अथवा पृथक विधिक अस्तित्व होना है। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। यही कारण है कि कंपनी के अधिकार एवं दायित्व भी उन लोगों से पृथक होते हैं जिसके द्वारा कंपनी का सृजन हुआ है। प्रोफेसर गोवर के अनुसार निगमित व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है, जो उसके सदस्यों से भिन्न एवं पृथक है। अतः यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, वह न कि प्राकृतिक या जीवित व्यक्ति है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस गोल्डन लाइमस्टोन खानजी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एयर 2016 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कंपनी का रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर
वह एक विधिक व्यक्ति का रूप धारण कर लेती है। उसके सदस्यों का अस्तित्व पृथक हो जाता है। कंपनी की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स शाश्वत उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी की तीसरी विशेषता उसका शाश्वत उत्तराधिकार है। इसका अस्थायी अस्तित्व किसी सदस्य द्वारा सदस्यता त्याग दिए जाने या उसके दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में या उसका स्थान रिक्त हो जाने पर कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। कंपनी एक ऐसी बढ़ती हुई नदी के समान है जिसमें अस्थायी पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, लेकिन नदी अस्थायी बनी रहती है। चौथा है कॉमन सील, जिसे हिंदी में सामान्य मुहर कहते हैं। सामान्य मुहर कंपनी की चौथी विशेषता उसकी एक सामान्य मुहर कॉमन सील का होना है। सामान्य मुहर से ही कंपनी के सारे कार्य किए जाते हैं। कंपनी के सामान्य मुहर पर किए गए संचालकों के हस्ताक्षर से उसके कार्य एवं दायित्व कंपनी के कार्य एवं दायित्व समझे जाते हैं। यद्यपि कंपनी का एक कृत्रिम व्यक्ति है, लेकिन उसके समस्त कार्य सामान्य मुहर के बल पर प्राकृतिक व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, परिसीमित दायित्व। कंपनी की पांचवी विशेषता उसके सदस्यों का परिसीमित दायित्व का होना है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों यानी शेयर्स के मुख्य तक सीमित रहना है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों यानी शेयर के मूल्य तक सीमित रहना है। अतः हम कह सकते हैं कि कंपनी के अंशधारकों यानी शेयर होल्डर्स का दायित्व केवल अपने अंश या मूल्य चुकाने तक नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबल्स ऑफ शेयर्स, अंश का अंतरणीय। कंपनी की छठी विशेषता उसके सदस्यों के अंशों का अंतरणीय ट्रांसफरेबल्स होना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 में यह कहा गया है कि किसी कंपनी के किसी सदस्य के अंश या ऋण पत्र या अन्य हित कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा उपबंधित रीति में अंतरणीय जंगम संपत्ति होगी। यदि अंशधारकों द्वारा किसी करार के अधीन कोई प्रतिबंध सुनिश्चित किए जाते हैं तो उनका संगम अनुच्छेदों के अनुरूप होना आवश्यक है। यदि वे संगम अनुच्छेद के प्रतिकूल हैं तो शून्य होंगे और कंपनी या अंशधारी उनसे आबद्धकार नहीं होंगे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट, वाद संस्थित किया जाना। कंपनी की सातवीं विशेषता कंपनी के विरुद्ध एवं कंपनी के द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है। यदि कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति के हितों या अधिकारों का अतिलंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है, और यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी के अधिकारों का अतिलंघन या अतिक्रमण किया जाना है तो कंपनी द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है।
नेक्स्ट है सिटीजनशिप, नागरिकता। यह भी कंपनी का एक लक्षण या विशेषता ही है कि वह एक नागरिक नहीं है, इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 19 का संरक्षण प्राप्त नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस वर्सेस सीटीओ एयर 1963 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कंपनी नागरिक नहीं है, अतः इसके विरुद्ध अंशधारकों द्वारा मूल अधिकारों का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। लेकिन बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एयर 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कंपनी के अंशधारकों को अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 में संरक्षण का हकदार माना गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि यह एक नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार कंपनी में अंशधारी बनने के समाप्त नहीं हो जाते हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि एक नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार कंपनी में अंशधारी बनने से समाप्त नहीं हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।